अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, सबसे पहले हम मौजूदा सरकार जिन्होंने हाल ही में हलफ लिया है जनाब इज़्ज़त माब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, हम उनको मुबारकबाद देते हैं मुलाजमीन की तरफ से। उनकी कैबिनेट के जितने रुफ़का है उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि एक अवामी हुकूमत वजूद में आई है और रियासत जम्मू कश्मीर के 4 लाख मुलाजमीन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये फ़ोरम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के साथ वफ़ादारी से, ईमानदारी से और फ़र्ज़ शनासी से काम करे। तो हम आज आपके माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देते हैं, उनकी कैबिनेट को मुबारकबाद देते हैं कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया है इस रियासत को चलाने का। और हम चूँकि हम उनके मुलाजिम हैं, हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो सड़क पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ को कामयाब करते हैं, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं कि मुलाजमीन वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हम जितने भी सरकारी काम हैं उनको इंशाल्लाह ताला वक्त पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम यकीन दिलाते हैं कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी रुफ़का के साथ, उनके कैबिनेट के साथ, उनकी सरकार के साथ शाना बशाना रियासती अवाम की खदमत में दिन रात एक करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उमर साहब ने मुलाजमीन को एक उम्मीद दिलाई जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रिफ़्लेक्ट किया एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़। तो हमें पूरा यकीन है कि वो जेंटलमैन है और उनका प्रॉमिस भी जेंटलमैन प्रॉमिस होगा कि मुलाजमीन को अब किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा जब भी कोई डिमांड की है वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। हम कभी भी सरकार से ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं जो कानून से बाहर हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब जैसे अभी तो इब्तिदा है, जैसे वो सेटल डाउन हो जाते हैं सरकार में, तो वो मुलाजमीन के मामलात को लेकर जो उन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, या वैसे भी जब हम उनके दौर को याद करते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन के मसाइल हल किए, चाहे वो 58 से 60 का मामला हो, पे एनॉमली का मामला हो। वो एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब SRTC ने 100 दिनों की हड़ताल की, हम दिल्ली तक गए। उमर साहब ही वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट नेट SRTC को दिया और उस डूबती नैया को पार लगाया। तो आज हम तवक्को करते हैं कि उमर साहब उसी तरह से मुलाजमीन के मसाइल को लेकर संजीदगी के साथ सीरियसली हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, जिनमें बिलखुसूस हमारे 61,000 डेलीवेजर्स है जो पिछले 25-30 सालों से कसम पुरसी की हालत में हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। जब यहाँ सरकारें, इस रियासत ने बहुत सारे दौर देखे। एक दौर ऐसा था जब सरकार ही गायब थी, किसी की सरकार नहीं थी, उस वक्त सरकारी मुलाजिम सरकार चला रहे थे और ये डेलीवेजर उस वक्त अपनी जान का नजराना इन्होंने पेश किया। इन डेलीवेजरों ने उस वक्त रिस्क लेकर सरकार की पॉलिसियों को चलाया, चाहे वो PHE हो, जंगलात हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, R&B हो, फॉरेस्ट हो, इन्होंने वहाँ पे अपना काम किया। लेकिन बदकिस्मती से 30-35 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार पहली फुर्सत में कंसोलिडेटेड जो एम्प्लॉयज़ है, डेलीवेजर जो है, रहबर खेल है, रहबर जंगलात है, यहाँ कितने किस्म के ऐसे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जो RTC में काम करते हैं, जो थ्रू प्रॉपर चैनल लगे हैं, 8 साल बाद उनको रेगुलर होना था। इसी तरह से जो सिक्किम में लोग हैं, रहबर खेल लगे हैं, उनको कहा गया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। रहबर जंगलात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी टेम्प्रेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है उनको रेगुलर किया जाए ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला सेटल हो। दूसरा, एक वेज पॉलिसी हो और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो, जो आगे सरकार अगर किसी को टेम्प्रेरी बेसिस पे अपॉइंटमेंट करती है, उस बंदे को पता हो कि मैं इस पॉलिसी के तहत हूँ और उस पॉलिसी पे फिर अमल हो। ऐसा ना हो कि किसी को डेलीवेजर लगाते हैं फिर उसको पता ही नहीं होता मुझे कब रेगुलर होना है, वो रिटायरमेंट एज को भी पहुँचता है लेकिन रेगुलर नहीं होता। इसी तरह से वेज पॉलिसी, किसी जगह 20,000 लेता है कोई, किसी जगह 10,000 लेता है। कैंपा में, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में कैंपा है एक, वो 9,300 लेते हैं, उन्हीं का दूसरा एक वेजेस आउटसोर्स है, वो 7,500 लेते हैं। इस तफावत को दूर करना पड़ेगा। सरकार को एक क्लियर कट पॉलिसी लानी पड़ेगी जो वेज पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो। इसी तरह से सबसे बड़ा मसला है हमारा ओल्ड पेंशन, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन। उमर साहब को मैं उन्होंने ट्वीट किया है परसों, उसका मैं वेलकम करता हूँ, जिसमें उन्होंने
जाहिर किया है कि हम ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करेंगे। मैं इस बात पे उनको सल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहली फुर्सत में जल्द से जल्द जो उन्होंने ट्वीट किया है इस बारे में हम उसका खैर मकदम करते हैं और हमारी उम्मीदें बढ़ गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो स्कीम थी, जो पेंशन था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको वो रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि उमर साहब अपने वादे पे पूरे खरे उतरेंगे, क्योंकि उनके ट्वीट से पता चलता है कि वो अपने वादे पे बराबर खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे हिमाचल ने की, जैसे राजस्थान ने की, क्योंकि मुलाजिम जब अपनी 30-40 साल ज़िंदगी सरकारी काम में देता है उसके बाद में उसके पास सकत नहीं रहती है कि वो अब और कमाए, 60 साल के बाद क्या कमाएगा, तो उसका एक ही सहारा होता है, वो है पेंशन। इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर में लोग हैं उनको भी पेंशन के ज़ुमरे में लाया जाए, वो भी शाना बशाना गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं। इसी तरह से कुछ इस 4-5 सालों के दौरान बहुत सारे ऑफिसरान, बहुत सारे मुलाजमी टर्मिनेट हुए, कोई सस्पेंड हुआ बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे एलिगेशंस में। लेकिन कुछ ऑफिसरान जो डायनामिक ऑफिसर रहे हैं, जिनको सरकार ने इनामात दिए हैं, उनको फॉल्स केसेस में फंसाया गया, उनको सस्पेंड किया गया, 4 साल से वो रिइंस्टेट नहीं हो रहे हैं, ना उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। हम मुतालबा करते हैं उमर साहब से कि वो देखें जो सस्पेंशन केसेस ऑफ ऑफिसर्स है या एम्प्लॉइज़ है, अगर आप उनमें इंक्वायरी ही नहीं करेंगे 4-4 साल तो सच और झूठ कैसे बाहर आएगा। अगर आप इंक्वायरी करेंगे और कोई गिल्टी पाया जाता है, आप उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। हम नहीं कहते हैं आप उसको माफ़ करें, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो वो बेगुनाही की सज़ा 4 साल 3 साल क्यों काटे। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑफिसरान हैं जो 3-3 4-4 सालों से सस्पेंड हैं, उनकी इंक्वायरीज नहीं हो रही है। इसी तरह से इस वक्त रियासत के जब आप डिपार्टमेंटों को, कॉरपोरेशनों को देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल है। हमारा NHM 2-3 महीने से सैलरी नहीं है, उनकी वेज पॉलिसी नहीं है। हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 24 माह की तनख्वाह नहीं है, 5 साल से कोई रिटायर बेनिफिट नहीं है। इसी तरह से RET के ट्रांसफ़र का मसला है। रिजर्व कैटेगरी जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी यहाँ है, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। उनके प्रेसिडेंट अनिल राधे जी पोस्ट पिलर उनको नचाया गया, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी नहीं हुई, जबकि गवर्नर साहब ने वादा किया था, कमेटी भी बनाई थी, अभी तक वो सब चीज़ें नहीं हुए। +2 लेक्चरर, अब देखें उमर साहब की नोटिस में मैं ये लाना चाहता हूँ और सरकार की नोटिस में, जहाँ डेलीवेजर क्लास 4th के लिए तड़प रहा है, वहीं पे लेक्चरर +2 वाले स्टेगनेटेड है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। यानी कि डेलीवेजर से लेकर गजटेड ऑफिसर तक सफ़र कर रहा है इस सरकार में। आपने 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया, 99.9% लोग ले रहे हैं, JKSRTC का मुलाजिम नहीं ले रहा है, जबकि JKSRTC का मुलाजिम इस वक्त इलेक्शन हो, उन्होंने किया पार्लियामेंट इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन, यात्रा और VVIP मूवमेंट, 24 घंटे ड्यूटी करके सारे फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन फिर भी वो 7th पे कमीशन से वंचित है। और हमारा रेवेन्यू 225 करोड़ तक पहुंचा, जो 4 साल पहले 70 करोड़ था। तो कहने की बात यह है कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर वो एक हाई लेवल कमेटी तश्कील देते हैं, पर्टिकुलरली फॉर टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ एम्प्लॉइज़, जो EJ के एम्प्लॉइज़ के इशूज़ है, जो रियासती मुलाजमिन के इशूज़ है, एक हाई लेवल कमेटी, उसमें हमें नुमाइंदगी दी जाए। वो कमेटी बैठ के, हमें सड़कों पे नहीं निकलना है, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें कोई जदोजहद नहीं करनी है जिससे सरकार के काम में बाधा पड़े, लेकिन हम सरकार से ये कहते हैं कि आप हमें वो हक़ दे दीजिए जो कानून ने हमें दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया, जो लेबर लॉ ने हमें दिया है। और हमें उम्मीद है कि उमर साहब मुलाजमीन के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि इनको सड़क पर निकलने की नौबत नहीं आएगी। इसी तरह से बजटरी सपोर्ट, PDD को इन्होंने कन्वर्ट किया, कॉरपोरेशन बनाई, लेकिन जो वहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो रेगुलर है, उनके लिए उस वक्त वादा किया गया था, एक ऑर्डर भी निकला था कि हम बजटरी सपोर्ट देंगे ताकि वो अपनी तनख्वाह और बाकी चीज़ें ले सके। इसी तरह से CCOP को डिफंक किया गया। क्यों डिफंक किया गया? अगर वहाँ पे 300, 400, 600 लोगों की रोजी रोटी थी और उनके साथ मुंसलिक जो कारखानेदार हैं वो उसके साथ मुंसलिक थे, यही सेम पोजीशन है हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। उस पर ये यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया था, ये मैं दोहराना चाहता हूँ। वेलफेयर स्टेट में उन्होंने जब कॉरपोरेशनें बनाई, उन कॉरपोरेशनों के साथ उन्होंने जो घर में आरी का काम करता है, शाल का काम करता है, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, JK इंडस्ट्री, ये सारे लोग उनको घर में रोजगार देते थे, वो घर में शाल बनाते थे, ये बाहर बेचते थे। तो ये कंसेप्ट था
शेख साहब का कि लोगों के घर तक रोजी पहुंचानी है। आज हम देखते हैं ये पब्लिक सेक्टर को इतना डिफंग किया गया है, जो वहां काम कर रहे हैं वो भी उनके भी तनख्वाह नहीं है। इसी यही हाल हुआ जेके सीमेंट का, उसको बंद किया गया, लोग पिछले 40 साल से उनकी 40 महीनों से तनख्वाह नहीं है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अब सरकार आई है, अवामी सरकार है, इनको अवाम का दुख दर्द देखना है। मुलाजिम भी इसी अवाम का हिस्सा है, मुलाजिम भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। वो देखे कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या इशूज़ है। एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जाए, हमें उसमें नुमाइंदगी दी जाए, हम वहाँ पे बात करेंगे, उन तक बात पहुँचाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे मसले हैं जो HOD के लेवल के हैं, वो हमें सेक्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब महकमों में बैठे HODs उन मसलों को एड्रेस नहीं करते हैं तो मुलाजिम मजबूर होकर सेक्टर जाना पड़ता है। हमें चीफ मिनिस्टर का टाइम बर्बाद करना पड़ता है, हमें मंत्री का टाइम बर्बाद करना पड़ता है, हमें सेक्रेटरीज का टाइम लेना पड़ता है। अगर HOD के पास कोई चीज़ है वो क्यों नहीं हल करेगा? जब उसके इहाते से बाहर मसला होगा तब हम सरकार के पास जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि उमर साहब हमारे मामलात को सीरियसली लेंगे और जो इशूज़ मुलाजमीन के हैं उनको एड्रेस करेंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट करेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या नाम इसका टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक और बात इस सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हम इसी मुल्क का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हम हिस्सा है और हमें कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान का ताज है, तो ताज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको साफ़ सफाई जिस्म के बाकी हिस्सों से ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वह चमकदार होता है। लेकिन मुझे बताइए, लद्दाख में अगर मिनिमम वेजेस 600 रुपया है, 700 रुपया है, 800 रुपया है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 310 रुपया क्यों है? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ अगर आप कहते हैं कि हम मुलाजमिन के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी दोहराना चाहूँगा, ऑनरेबल इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल टेलीविज़न पे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने कहा था कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को वो हुकूक दूंगा जिनसे वो वंचित थे। लेकिन शायद उन्होंने डायरेक्शन दी है, आगे जो ब्यूरोक्रेसी है या और कोई है जो रुकावट डाल के हम तक वो हुकूक नहीं पहुंचा रहे हैं। बाकी स्टेटों में 600 रुपया मिनिमम वेज है, यहाँ 310 रुपया है। हम इसीलिए मैंने कहा वेज पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी, ये इस कौम पर एक एहसान होगा इस सरकार का अगर वो हमेशा के लिए इस मसले को ख़त्म करके एक वेज पॉलिसी लाएंगे और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाएंगे, ताकि नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का रोज़गार भी बने और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना हो।